लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, माइग्रेन, डिजीनेस, उसके बाद में आपका इंडाइजेशन, गैसेस, एसिडिटी, सीपी चाइल्ड सेरिब्रल पाल्सी, बच्चे जो आप देखे होंगे इन दिनों जो बर्थ के टाइम ही एबनॉर्मल होते हैं, सिटिंग वो बैठ नहीं पाते हैं। ये पीले रंग के जो आप देख रहे हैं जी। ये हमारे ब्लड वेसल्स हैं, ये कहीं ना कहीं सारी जगहों को ब्लड सप्लाई करते हैं। तो ये 2-3 बार फी लेता हूँ, बाकी लाइफ टाइम के लिए फ्री कर देता हूँ। फिजियोथेरेपी के बाद मैंने बताया कि जैसे कि अभी इंडिया में अभी एक ही कॉलेज है आपके ये ऑस्टियोपैथी का, ये श्री रविशंकर जी महाराज का। थोड़ा खड़े हो जाइए। आपका एडजस्टमेंट। आज हमारी मुलाकात हुई है डॉक्टर रजनीकांत जी से। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल जी पे। नमस्कार सर। सर, आप जिस तरीके से इलाज करते हैं, एक बहुत ही डिफरेंट तरीके का ये इलाज होता है। इसको कहते क्या हैं और आपने सर इसकी शुरुआत कैसे की? देखिए ये जो तरीका है, ये जो टेक्निक है इलाज करने का, ये बिल्कुल मैनुअली है। मतलब इसमें कोई भी ड्रग यूज़ नहीं होता है, दवा और नहीं तो सर्जरी। कभी कभी रेयर केस में ऐसा होता है कि कभी मान लीजिए किसी पेशेंट का विटामिन कमी हो, जैसे D3, B12, कैल्शियम, तो उस कंडीशन में हम लोग एज ए सप्लीमेंट देते हैं। और उसके बाद में अगर ये कैरोप्रैक्टिक का मतलब अगर देखा जाए तो ये टोटली मैनुअल थेरेपी है। एक तरह से देखा जाए तो रीढ़ की हड्डियों को हाथों के द्वारा प्रेस करके रोगों को समन करना। मतलब हमारे कहीं ना कहीं जितने सारे प्रॉब्लम हैं वो स्पाइन से रिलेटेड है, क्योंकि हमारे जितने भी सारे ऑर्गन्स है, हाथ है, पैर है या फेस है, जो भी हो, हमारे सारे ना कहीं कहीं ब्लड सर्कुलेशन जो है हमारे स्पाइन के थ्रू होते हुए ही गुजरते हैं। तो वैसे कंडीशन में होता क्या है कि अगर वो कहीं भी सबलेक्सेशन है, रुकावट होती है, तो कुछ प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग अगर इसको देखा जाए तो इसको एक और भाषा अगर बोलेंगे, अगर इंडिया की भाषा में, तो इसको हार्ट बैथ भी बोल सकते हैं। ये है कैरोप्रैक्टिक। सर, इससे कौन-कौन से ये ट्रीटमेंट हो जाते हैं? किस-किस बीमारियों की इलाज पूर्णतः इससे हो जाती ये है? और क्या है, ये तो मैंने कैरोप्रैक्टिक के बारे में बताया, और मेरा एडिशनल एक और है वो ऑस्टियोपैथी। तो ऑस्टियोपैथी में जैसे हम लोग क्या है कि मसल्स और बोन जो भी हो, जो हमारा क्या है, कोई ऐसा कुछ होता है कि मसल्स वीक हो रहे हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो भाई ऑस्टियोपैथी टेक्निक से हम लोग मसल्स को एनर्जी पुनः मतलब उस अवस्था में उसको देते हैं, ताकि मसल्स स्ट्रॉन्ग होता है और अपना काम करना शुरू करता है और पेन रिड्यूस होता है। उसके थ्रू हम लोग विसरल मैनिपुलेशन भी करते हैं। अभी आजकल आप देखे होंगे कि ये इनडाइजेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों में होता है, गैसेस, एसिडिटी, तो उसको भी हम लोग विसरल मैनिपुलेशन के तहत हमारे स्टमक के जितने सारे इंटरनल ऑर्गन हैं, जैसे लीवर हो गए, आपके स्प्लीन हो गए, पेनक्रियाज हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, डिओडेनम, तो जितने हैं उन लोगों को हम लोग सुपरफिशियली ही पाल्पेट करके, एक्टिवेट करके, स्टिमुलेट करके और उसका फंक्शन मतलब फास्ट करके पेशेंट को आराम दिलाते हैं। तो इसमें देखा जाए तो अभी कॉमन सी डिजीज़ अगर देखा जाए तो एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जैसे एक सिंपल भाषा में नेक पेन, बैक पेन, शोल्डर के पेन, घुटनों का दर्द, सर में दर्द, चक्कर आना, ये सब जितने सारे प्रॉब्लम हैं इससे ठीक किया जा सकता है बिना मेडिसिन, मतलब बिना किसी दवाई के, बिना किसी सर्जरी के। बिना किसी दवाई, बिना किसी सर्जरी के। और आपने जैसे बताया जैसे गैस के प्रॉब्लम्स, तो ये आम हो गए हैं आज की तारीख हाँ, में। गैस के प्रॉब्लम आम हो गए हैं, क्योंकि आज के लोग डेली लाइफ में नहीं तो ठीक से बैठ के खा पा रहे हैं, नहीं तो भाग भाग में खा रहे हैं, मतलब अपने आप पे टाइम दे नहीं रहे हैं, और फिजिकल एक्टिविटी से भी कहीं ना कहीं लोग दूर रह रहे हैं। मतलब अपने आप पे आधे घंटे भी टाइम नहीं दे रहे हैं, इतना अपने आप को बिजी कर लिए हैं कि खुद पे टाइम नहीं दे रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कम से कम फिजिकल एक्टिविटी लोगों के अंदर होनी चाहिए। सही कहा आपने, फिजिकल एक्टिविटी तो ज़रूरी है सर। हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि जैसे कि ऐसे जिस तरीके से आप ट्रीटमेंट करते हैं, खासकर अगर हम बिहार की बात करें या फिर पूरे इंडिया की ही बात कर लेते हैं, बहुत लिमिटेड मेरे हिसाब से डॉक्टर्स हैं। तो आपने सर इसकी पढ़ाई कैसे की और आपके माइंड में सबसे पहले कैसे आया कि मुझे यही डॉक्टर बनना है, या फिर मतलब शुरुआत कैसे हुई थी सर? देखिए मेरा क्या है कि मैं सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं डॉक्टर रजनीकांत ऑस्टियोपैथ एंड कैरोप्रैक्टर इससे पहले मैं एज ए फिजियोथेरेपी जो प्रैक्टिस करता था, और मैं रहने वाला बेसिकली बिहार के आरा शहर एक है, वहाँ छोटा सा गांव है बेगमपुर मोहल्ला, मैं वहाँ रहता था। फिर वहाँ मैं बचपन से ही मेरे अंदर ये एक्टिविटी थी। मैं बचपन से बहुत सारे लोग, जैसे मतलब पहले हमारे फ्रेंड सर्कल में किसी को वैसा क्रिकेट खेलते हुए, चाहे फुटबॉल खेलते हुए किसी को चोट आ गई, किसी को गिर गए, तो उस टाइम पेन हुआ, तो मैं उन लोगों को एज ए उस टाइम ट्रीट करता था और वो ठीक हो जाते थे। तो फिर ये मेरी जैसे जैसे एज बढ़ती गई, हमारी नाम मतलब उस एरिया से, मतलब मोहल्ला से आगे भी बढ़ते गए। जब मैं मैट्रिक किया उसके बाद ही बहुत सारे लोग मुझे जानने लगे हमारे आरा शहर के अंदर, बहुत सारे। फिर मुझे पता नहीं था कैसे करना क्या है, तो फिर मैं इसके बाद में फिजियोथेरेपी की पढ़ाई की पटना से ही। फिजियोथेरेपी करने के बाद में फिर मैंने लोगों को ट्रीटमेंट करना शुरू किया।
तो लोगों को ट्रीटमेंट करते-करते फिर मुझे लगा कि और इसमें अलग क्या कर सकते हैं। तो फिर इसमें बहुत सारे हमारे इंडिया के अंदर ऐसे मतलब आउट ऑफ कंट्री के जो डॉक्टर्स थे, ऑस्टियोपैथ एंड कैरोप्रैक्टर, वो लोग विज़िट करते थे और वर्कशॉप वगैरह लेकर के बच्चों को ट्रेन करते थे, जो फिज़ियोथेरेपिस्ट रहते थे। तो मैंने भी उस वर्कशॉप को जॉइन किया, 2-4 ऐसे वर्कशॉप जॉइन किया, देखा मैं क्या है, कैसे है। लेकिन मैं जो देखा वो पहले से ऑलरेडी मुझे पता था कि ये क्या होता है। लेकिन फिर भी जब काम करना है तो पढ़ना है। केवल फिज़ियोथेरेपी ही बहुत कुछ नहीं था। फिर उसके लिए फिर मैं बहुत रिसर्च किया, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। हमारे पास वैसा कुछ फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं था कि हम लोग विदेश जा कर के रह कर के पढ़ सकते। तो उस बीच में मुझे इसी बीच में मुझे पता चला कि ये आपका कनाडा का कोई इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया में विज़िट करते हैं डॉक्टर, और वो ऑस्टियोपैथी के डिप्लोमा कोर्सेज़ कराते हैं। तो फिर जो कनाडा के थे तो वो डॉक्टर सेनेटर स्टीव विज़िट करते थे हर वो 6 मंथ पे आकर के यहाँ कोर्स कराते थे, और यहाँ के जो इंडिया के कुछ लोग जो हैं वो कोर्स को कंडक्ट करते हैं और वो सारे बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर मैंने उसको ज्वाइन किया, फिर मैंने ऑस्टियोपैथी की पढ़ाई की, तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ मुझे नहीं पता था, लेकिन वो पढ़ने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ पता चला कि नहीं, इसके बाद भी ऐसे हो सकता है। फिर उसके बाद मुझे और क्या करना चाहिए, तो फिर मुझे स्वीडन से ये कैरोप्रैक्टिक का मास्टर डिप्लोमा किया मैंने। तो अभी क्या है कि डे बाय डे और भी मतलब और कुछ मैं इसमें और भी कुछ होते जा रहा है, तो मैं करते जा रहा हूँ। मैं बस सोच यही है कि और बेटर क्या कर सकता हूँ जो पेशेंट को ईज़िली मैं ट्रीट कर सकूँ। मेरे पॉडकास्ट का भी यही रीज़न है, चूँकि इस रिलेटेड डॉक्टर्स का मैंने पहले कभी पॉडकास्ट किया नहीं, लेकिन जैसे मैंने देखा, खासकर अगर आप बिहार से हैं तो मेरा थोड़ा झुकाव हो जाता है, लगाव हो जाता है इस चीज़ से, और कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश जब आप कर रहे हैं ज़रूर हमें बातचीत करना चाहिए। जैसे सर आपने बताया कि आपकी बैकग्राउंड मतलब उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, फिर भी सर आप यहाँ तक पहुँचे। क्या खर्चे, जो कनाडा के डॉक्टर आए हुए थे जिन्होंने आपको फर्स्ट एड कराया, इसके बाद आप जहाँ भी गए, क्या खर्चे आए होंगे सर उस टाइम? जैसे देखिए मतलब एक नॉर्मल फैमिली के लिए 2-4 लाख 5 लाख बहुत बड़ा मायने रखता है। अब उस कंडीशन में 3-4 लाख रुपए फ़ी हो जाते हैं। उसके बाद में वहाँ जाना, आना, रहना, ये सब सारी चीज़ों को देखते हुए, और अपनी आज के डेट में फ़िज़ियोथेरेपी अगर हम कहीं रिकॉग्नाइज़ जगह से करते हैं तो वही आपके मतलब मैक्सिमम तो 5 ईयर तो लग ही जाते हैं। जी। सारा वो आपका ये इंटर्नशिप वगैरह, क्लासेस वगैरह सारा कंप्लीट करते-करते उसके बाद के 2 साल ऑस्टियोपैथी, 1 साल ये। तो मतलब ये कहीं न कहीं मतलब जैसे कि है कि इसमें मतलब बहुत सारे मैंने बैंकों का सपोर्ट भी लिया। मेरे फिज़ियोथेरेपी के टाइम ही मेरे जो मतलब थे पापा के कुछ जानने वाले, उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, लोन पास कराया और मैंने पढ़ाई की। मतलब ओवरऑल एक गरीब परिवार से उठ करके डॉक्टर रजनीकांत आज यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, लोन लेकर के इन्होंने हाँ पढ़ाई जी, की। हाँ जी, मेरा सारा वो सब पड़ा हुआ है। मैं एक इंस्टॉलमेंट उठाता था, बैंक कॉलेज वाले को देता था। उसके बाद जब मेरा सारा पढ़ाई ख़त्म हुआ, फिर बैंक वालों को मैं अपना काम करके धीरे-धीरे उनको मैं चुकाया। सबसे पहले तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है ये, खासकर हमारे बिहार के लिए। ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आप में हौसला है और आप कुछ करना चाहते हैं तो आपकी फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल जो भी परिस्थिति है वो आपको रोक सकती है। खैर, थोड़ा और सर हम चलते हैं आपके ट्रीटमेंट के ऊपर। जैसे स्पाइन रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसमें स्पॉन्डिलाइटिस बहुत मतलब आज की तारीख में लाइलाज बीमारी है, जो अंग्रेजी डॉक्टर जो हाँ, होते किसी हैं। को लोग कहते हैं कि इसको आप लाइफ़ टाइम कैरी करना पड़ेगा। जी। अब लाइफ़ टाइम आपको इसके साथ जीने की आदत डालो, नहीं तो सर्जरी कराओ। ऐसे आता है, और ये एक मतलब डिज़ीज़ जो होता है स्पॉन्डिलाइटिस, इसको सुनते ही लोग डर जाते हैं हुँ। कि मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, इसका आगे का स्टेज क्या हो गया, अब इसके बाद मेरा नर्व जो भी है ब्लड फ्लो नहीं होगा, पैर सूखने लगेगा, पैरालाइज़ हो जाऊँगा मैं अब कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो ये सब एक मतलब मिथ है, एक भ्रम है। भ्रम है डराने की और बिज़नेस की। देखिए, मैं बोलता हूँ चलिए ठीक है, मैं कंडीशन में किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। वैसे बहुत सारे केसेस में ज़रूरी होता है सर्जरी, लेकिन स्पाइन के 90% केसेस विदाउट सर्जरी भी हम लोग ठीक कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे सर्जरी के बाद भी हमारे पास पेशेंट आते हैं। जनरली होता क्या है, एक सिंपल सी बात मैं बताता हूँ आपको। सपोज़ ये हमारा आकार हो गया वर्टिब्रा का। ये जो पीले-पीले रंग के जो आप देख रहे हैं, जी। ये हमारे ब्लड वेसल्स हैं। ये कहीं न कहीं सारी जगहों को ब्लड सप्लाई करते हैं। जी। सर्वाइकल का जो काम होता है, ये आपके पूरा फेस से लेकर के ये दोनों शोल्डर से लेकर के ये सारे सर्वाइकल का काम है हाथों का। किसी-किसी का आप देखे होंगे सर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, ये दोनों हाथों में सूनापन हो रहा है, शोल्डर पेन हो रहा है, तो कहीं न कहीं सर्वाइकल इसके थ्रू अगर ब्लड वेसल्स नहीं आएँगे हमारे बॉडी पार्ट में तो प्रॉब्लम होगा। और आज की डेट में कॉमन हो गया, जितने सारे बैंकर्स हैं, जितने सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उन लोगों का लॉन्ग सिटिंग होता है, सिस्टम पे काम होता है, तो कहीं न कहीं वो प्रॉब्लम करता है। जैसे बात इसके हम लोग थोरेसिक रीजन पे आते हैं, T1 से लेकर के T12 तक। इसका काम है, इसका सारा एक हार्ट भी होता है, सारे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, उसको भी ब्लड चाहिए होता है, तब वो एक्टिव है।
तो इसमें कहीं न कहीं सारे को कहीं न कहीं कोई पार्ट है, T7 है, T7 है, T8 है, तो कहीं न कहीं देखिए पैनक्रियाज़ को ब्लड सप्लाई करता है। अगर पैनक्रियाज़ को ब्लड सप्लाई प्रॉपर वे में नहीं होगा, तो पैनक्रियाज़ क्या करेगा, स्लो करेगा। उस कंडीशन में क्या करेगा कि इंसुलिन का भी सिक्रेशन कम ज़्यादा होगा, तो ऐसे में डायबिटीज़ भी बढ़ने के चांसेस है। T3 क्या है, हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है। अगर वो हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं करेगा, तो हार्ट हमारा प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह का भी मतलब जो भी अपना फंक्शन है उल्टा होगा, बीपी वगैरह भी बढ़ सकता है। तो इससे हम लोग बहुत सारे डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इनफैक्ट आपका यूरिनरी ट्रैक्ट से लेकर के सेक्सुअल डिसऑर्डर से लेकर के माइग्रेन से लेकर के स्टमक पेन से लेकर के बहुत सारे, एक सिंपल सा भाषा समझ लो आप, रीढ़ की हड्डी की सही आकार स्वस्थ जीवन का आधार। ये कैफोसिस लॉर्डोसिस अगर ये लॉस ऑफ कर्वेचर भी होता है, किसी से देखोगे नेक स्ट्रेट हो जाता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम है। तो ये नेचुरल कर्व भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और जो हम लोग भूल चुके हैं कि हम लोग को बैठना कैसे है, सोना कैसे है, तो ये एक डिजीज़ नहीं है, ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। अगर हम अपने आप को अगर संभल करके बैठें, थोड़ा ध्यान दें अपने आप पे, तो ये प्रॉब्लम आना ही नहीं है। और जैसे कि सर पोस्चर किसी का खड़ा हो चुका है और वो आपसे मिल भी नहीं रहा है, सपोज़ कि आपके पास वो नहीं आ सकता या फिर फाइनेंशियल उतना स्ट्रॉन्ग है भी नहीं, तो उसके लिए क्या सलाह होगी? उसके लिए हमारे यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं, बैक पेन एक्सरसाइज, नेक पेन एक्सरसाइज, नेक पेन एक्सरसाइज, तो या आप नी पेन एक्सरसाइज, तो आप उसको देख करके घर पे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उन लोग से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि घर पे ये एडजस्टमेंट वाली प्रैक्टिस नहीं करें, क्योंकि नॉलेज नहीं होगा तो इससे इंजरी हो सकता है, केसेस और ख़राब हो सकता है। और एक बात और, जो इस विद्या में माहिर हो, जो जानता हो, आप उसी से ट्रीटमेंट लें, क्योंकि अभी के डेट में बहुत सारे ऐसे हो गए हैं कि यूट्यूब वीडियो से ही डॉक्टर बन जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि हमारे वीडियो देख करके ही क्रैक करना शुरू करते हैं। हमारे पास पेशेंट भी आते हैं कि सर मैं आपका वीडियो देख करके मम्मी के किया तो ठीक हो गया। अब कोई एक और है, सर मैं आपका वीडियो देख के किया, मम्मी का बैक हो गया। तो ये सब सारी बातें, ये सब गलत है। सबका अपना अलग अलग प्रोफेशन होता है। अगर मिथ है कि फिजियोथेरेपिस्ट ही कैरोप्रैक्टर है, तो ये बिल्कुल गलत है। वो दोनों डिफरेंट है, दोनों के कोर्सवेयर भी डिफरेंट है, दोनों का ये बहुत लोग कन्फ्यूज़न है। कुछ लोग आपको अभी भी फिजियोथेरेपिस्ट ही समझते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये थोड़ा डिफरेंट है। जो फिजियोथेरेपिस्ट जस्ट लाइक एक कैरोप्रैक्टिक कोर्स करने के लिए एक बेस होता है। बेस होता है कि जब तक आप बोन एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं जानेंगे, तो आगे का काम कैसे करेंगे। तो फिजियोथेरेपी से 10 टाइम मेरे आई थॉट फिजियोथेरेपी से 10 टाइम एडवांस है कैरोप्रैक्टिक, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट जो है एक अल्टरनेटिव मेडिसिन के तहत वो भी आता है। उसमें भी हम लोग मेडिसिन नहीं देते, और एक्सरसाइज के थ्रू बहुत सारे ऐसे लाइलाज बीमारियों को दूर करते हैं जो और कोई डॉक्टर नहीं कर सकते। रिकमेंड भी करते हैं बहुत सारे, ये आपके न्यूरोलॉजिस्ट और उसके बाद ऑर्थोपेडिक की आप फिजियोथेरेपी कराओ। हमारे इंडिया में हो चाहे आउट ऑफ इंडिया हो, बहुत अच्छा वर्क भी कर रहे हैं फिजियोथेरेपिस्ट। एक फिजियोथेरेपिस्ट ऐसा चीज़ है कि अगर सही भाषा में देखा जाए तो एक फिजियोथेरेपिस्ट, जब मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जब मैं फिजियोथेरेपी कर रहा था तो मेरे से गाँव में भी बहुत लोग नहीं जानते थे कि फिजियोथेरेपी क्या है। लोग ये जानते थे यार, ये मसाज करना, तेल लगाना, बॉडी पैर खींचना, ये फिजियोथेरेपी है। तो किसी ने मुझे पूछा कि आखिर अपने बारे में बताना होगा तो क्या बताओ। तो मैं बोला कि फिजियोथेरेपिस्ट एक ऐसे होते हैं इंसान जो कि सचिन तेंदुलकर को भी खेलना होगा ना, अगर वो एक फिजियोथेरेपी अगर ऑर्डर करेगा कि ये फिट हैं, खेल सकते हैं, तब वो खेलेंगे। अगर वो नहीं कहेंगे तो नहीं खेलेंगे। ये है फिजियोथेरेपी। तो फिर ये सब सारी चीज़ें हैं, तो बस मतलब एक दूसरे से कोरिलेटेड है लेकिन डिफरेंट है। क्योंकि फिजियोथेरेपी में हम लोग को हाई वेलोसिटी फोर्स थ्रस्ट लगाना नहीं सिखाया जाता है, टोटली बहुत मतलब मूवमेंट सिखाया जाता है। लेकिन इसमें हाई वेलोसिटी जो थ्रस्ट जो हम लोग देते हैं, थ्रस्ट के थ्रू जो हम फोर्स करके और ये वर्टिब्रा को अलाइन करते हैं, वो फिजियोथेरेपी में नहीं है। कैरोप्रैक्टिक टोटली इसी पर डिपेंड है। सही है सर। कुछ स्पेशल बीमारी है, उसकी ट्रीटमेंट कितने लोगों को आपने ठीक किया होगा? जैसे स्पॉन्डिलाइटिस की हमने बात की, इसमें कितने तरीके के स्पॉन्डिलाइटिस सर होते हैं जो रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करते हैं और उससे पूरा शरीर ही प्रभावित हो जाता है, जैसे हम लोग अभी बात भी कर रहे थे। हाँ देखिए, जैसे क्या है कि देखिए मैं क्या कहता हूँ, सर्वाइकल एक बहुत ही अहम पार्ट होता है और सर्वाइकल का कोई सपोर्ट नहीं होता है। जैसे हमारे अगर थोरेसिक रीजन में जैसे आते हैं यहाँ से यहाँ का, इसके सपोर्ट के लिए बहुत सारे हमारे रिब्स वगैरह, मसल्स वगैरह है। लेकिन नेक को देखेंगे तो नेक का बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं है, ऐसे सामने झुक जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे नेक थोड़ा सेंसिटिव एरिया है। तो एक कॉमन सी डिजीज चली है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। डिस्क बल्ज भी इस समय कॉमन डिजीज है। जब ये दोनों जैसे देखते हैं, ये जब दोनों का गैप स्पेस कम होगा, जैसे आप देखेंगे अगर ये मतलब ये 10 mm के बीच का ये स्पेस है, इसमें आपका ये जो न्यूक्लियस जो है, जेली जिसको हम डिस्क बोलते हैं, ये है। अगर ये गैप स्पेस कम होगा तो ये कंप्रेस्ड होगा, जस्ट लाइक ये जेली होता है, जेल। जैसे यहाँ कंप्रेस्ड हुआ तो जस्ट लाइक इसको बताया गया ये बाहर की ओर निकला। जैसे ही बाहर निकलेगा तो इसके बीच में जैसे ही आप इसको देख रहे हैं ना, तो ये जस्ट लाइक स्पाइनल कॉर्ड है मेन, उसको प्रेस करेगा। जब वो प्रेस करेगा तो पेन ज़्यादा बढ़ने लगेगा, और जो मतलब लेग्स के साइड वो प्रेस करेगा, वो लेग्स इसी को हम लोग बोलते हैं सियाटिक नर्व कंप्रेशन, जो गाँव में बोलते हैं साइटिका हो गया है, पैरों में दर्द आ रहा है, नीचे तक जा रहा है, तो ये सब सारा है। तो हम लोग का क्या है कि जैसे मान लिया सबलक्सेशन है,
अब इसमें क्या है, सर्जन के पास सारे डॉक्टर्स अपनी जगह पे ठीक हैं। सर्जन को जो बताया गया है वो सर्जरी ही करेंगे। फिजिशियन के पास जाएँगे वो मेडिसिन से ठीक करेंगे। आप डाइटिशियन के पास जाएँगे वो कहेंगे हेल्दी डाइट लो उससे ठीक हो जाएगा। फिजियोथेरेपी के पास जाएँगे पर डे इस मसल्स को स्ट्रॉन्ग करके इसको अपने इक्वल करेंगे। हमारे पास आएँगे तो हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट इसको फोकस करते हैं और ये रीअलाइन करते हैं, डायरेक्ट। तो इसमें थोड़ा-सा पेशेंट को पेन कभी-कभी बढ़ जाता है, कभी कम होता है। अक्सर पेशेंट हमारे ठीक ही हो जाते हैं। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या फिर साइटिका की हम बात कर रहे हैं, हुँ। कितने बार आपके पास विज़िट करें तो वो ठीक हो हमारे जाए? पास सर देखिए कंडीशन होता है मिनिमम 3 सेशंस आना ही होता है। 3 सेशंस इसलिए आना होता है कि मसल्स जस्ट लाइक रबड़ होता है सर। अगर हम लोग एक बार ट्रैक करते हैं जी। तो अपने साइज़ में फिर से चला जाता है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग बैलून ही उसको अगर हम एयर डालते हैं, 1-2 बार डालते हैं तो आकार उसका बढ़ जाता है। तो वैसे ही जैसे मतलब कहीं भी अगर मान लें नर्व कंप्रेस होगा तो ब्लड फ्लो नहीं होगा या तो ज़्यादा होगा। हमारे बॉडी में पेन का 2 ही कारण है, या तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट है या तो स्लो है। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि जैसे हम लोग जो लिक्विड कंप्रेस होकर के ज़्यादा निकलता है तो हम लोग उसको बैलेंस करते हैं और उस जो जेली जो बाहर निकलता है उसको अपने जगह फिर से ऑब्जर्व होता है, फिर वो प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। मतलब मिनिमम 3 बार आपको आना मिनिमम पड़ेगा। 3 बार आना था और कभी-कभी केसेस में जैसे स्कोलियोसिस है, टोटोकॉलिस है, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, तो ये सारी जो बीमारियाँ हैं, अब एंक्लोजिंग में क्या होता है कि सारे आपस में चिपक जाते हैं, जी। मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, मूवमेंट होता ही नहीं है। उसमें धीरे-धीरे आराम-आराम से केसेस को मतलब मायोफेसिया रिलीज़ करने के बाद में, उसके बाद में एडजस्टमेंट करने के बाद में धीरे-धीरे हम लोग उसको करते हैं, तो उसमें मतलब एक सिंपल सी बात, पेट दर्द सबको होता है। किसी को भूख से होता है, किसी को गैस से होता है, किसी को अल्सर से होता है, किसी को कैंसर से होता है। तो ये हमारे स्पाइन की प्रॉब्लम है। अब स्पाइन की प्रॉब्लम सबको है, किसी को एक सेशन में ही ठीक हो जाता है, किसी कोई हमारा एक्सरसाइज ही कर लिया वो भी ठीक हो गया, कोई हमारे पास एक बार ही आया ठीक हो गया, कोई 3 बार आया ठीक हो गया, किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम रहा 90-80% नर्व कंप्रेस है तो उनको 6-7-8 बार भी आना पड़ सकता है। ऐसा होता है, कोई ऐसा केसेस है। ये काइरोप्रैक्टिक अगर देखा जाए तो जिस तरीके से कैसे अगर हम लोग एक सिंपल भाषा में बोले, गाड़ी की सर्विसिंग हुँ। 5000 किलोमीटर चलाने के बाद, 2000 किलोमीटर चलाने के बाद एक बार सर्विसिंग कराते हैं। तो अब आई थॉट, मैं जैसे मानता हूँ कि इंसान को भी वैसे 6 महीने पे एक बार अपने बॉडी का अलाइनमेंट कराना चाहिए ताकि सारे जॉइंट्स रिलीज़ रहे और फर्दर कोई जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो। अभी हम लोग बात कर रहे थे एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में, और इसको लेकर के मतलब बहुत डर है लोगों के अंदर। जैसे कि ट्रीटमेंट कराने गए तो ऑर्थोपेडिक्स जो डॉक्टर होते हैं वो बोल देते हैं कि ये ठीक ही नहीं हो सकता, आपको बहुत ख़तरनाक बीमारी लग गई है, इसका कोई इलाज ही नहीं है, अब आप ऐसे हो जाएंगे वैसे हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी मतलब एक तरीके से कह दी जाती है बर्बाद हो रही है। हाँ। और ये मतलब किसी भी चाहे वो हेम्योपैथ हो या फिर आयुर्वेद भी हाँ, कहीं उसका ना अगर कहीं। देखा जाए तो कहीं ट्रीटमेंट नहीं जी। है। उसमें देखिए क्या है, मैं आपको बताता हूँ, उसमें फिजियोथेरेपी, काइरोप्रैक्टिक एक बहुत बड़ा रोल रखता है उस बीमारी को। देखिए एंक्लोजिंग जिसको हो गया उसको तो सही में कोई दुनिया में ठीक नहीं कर सकता है, लेकिन उसको मेंटेन कर सकता है क्योंकि उसका पीरियड 20 ईयर का होता है। 20 ईयर में जितने बॉडी को स्टिफ करना होता है कर देता है, फिर 20 ईयर जैसे ही खत्म होता है वो अपना वैसे ही रह जाता है। जैसे कि आपको डायग्नोस हुआ, मुझे बैक पेन से स्टार्ट हुआ, आपने टेस्ट कराया, डॉक्टर ने बताया एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, तो उसके बाद पेशेंट को क्या चाहिए, उसमें दर्द के कारण पेशेंट भागने लगते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को चाहिए भले ही खाना एक टाइम मिस हो जाए लेकिन फिजिकल एक्टिविटी हो। उसके लिए अभी क्या है, अभी इनिशियल स्टेज है, अभी आपका बॉल एंड सॉकेट फ्यूज़ नहीं हुआ है, हिप बोन भी फ्यूज़ नहीं हुआ, शोल्डर भी फ्यूज़ नहीं हुआ, बैक भी फ्यूज़ नहीं हुआ, और उस समय अगर कंटिन्यूअस एक्सरसाइज करते रहें तो फ्यूज़ नहीं होगा। और जब कभी बीच में स्टीफनेस आए तो समय-समय पे 3 महीना, 6 महीना, 1 साल पे वो किसी काइरोप्रैक्टर से मिले, और नहीं तो कोई फिजिकल थेरेपी जो फिजियोथेरेपिस्ट है उन लोग से मिल करके अपना उनके गाइडलाइंस में रह करके एक्सरसाइजेज़ वगैरह कंटिन्यू रखें तो उससे बचा जा सकता है। मतलब खतरनाक तो है लेकिन उसको खतरनाक control- है लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग उससे बच नहीं सकते हैं। अगर हम लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो जो प्रॉब्लम हमको 10 साल बाद प्रॉब्लम होने, अभी 1 साल में प्रॉब्लम होने वाला है, तो एक्सरसाइज करेंगे तो वो 10 साल होगा नहीं भी होगा, हम लोग उससे बच भी सकते हैं। अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो 10 साल का प्रॉब्लम 1 साल में ही हो जाएगा। तो ये है। सही कहा आपने। और उसमें स्टेजेस भी कुछ होते हैं सर क्या, कि मतलब वही मैं बताया कि अगर स्टार्टिंग में जब भी डायग्नोस होता है, सपोज़ कहीं भी हमारे पास डायग्नोस होता है, अब बैक पेन नहीं हुआ, तो स्टार्टिंग में बैक पेन हुआ तो हम लोग जाते हैं कि मुझे हुआ क्या है। तो नॉर्मल सी कोई भी कहीं भी डॉक्टर पे जाते हैं तो वो लोग अपना उनका जो नॉर्म्स होता है, कंडीशन होता है, वो लोग फॉलो करते हैं कि चलो भाई इससे पहले हम लोग कुछ ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, उससे पहले हम लोग एमआरआई, एक्सरे जो भी हो करा लेते हैं, तो उसमें वो फाइंडिंग लगभग हो जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो अचानक नहीं होता है कि एक दिन में एंक्लोजिंग हुआ और स्टिफ हो गया। तो वैसे कंडीशन में जब पेशेंट को पता चले तो उन लोग को ऐसा चाहिए कि मैं एक्सरसाइज से जुड़ जाऊँ, और इसमें सबसे अच्छा एक्सरसाइज स्विमिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, रनिंग, ये सब है, मतलब जिससे फुल बॉडी का एक्सरसाइज हो सके। तो ये
आपके कुछ क्लाइंट ऐसे है कि नहीं जो स्पॉन्डिलाइटिस लेकर के आए हुए थे, खासकर एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस? बहुत सारे हमारे अभी पॉपुलर वीडियो में देखेंगे, यूट्यूब में पॉपुलर वीडियो सर्च करेंगे तो एंक्लोजिंग का ही है। जो इंसान चल नहीं पाता था, सो नहीं पाता था बेड पे, उसका वीडियोस पड़े हुए हैं। आज वो आराम से सोता है, चलता है, खाता भी है। नॉर्मल हो चुका है। नॉर्मल मतलब 100% तो नहीं, लेकिन जो वो नॉर्मल लाइफ में सीट पे मतलब चेयर पे बैठ भी नजर नहीं सकता था, आज वो चेयर पे बैठता है और एक मतलब बैंगलोर के एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो काम भी करता है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हम सभी के लिए प्राउड की बात है कि आप हमारे बिहार में हैं और बहुत सारे लोगों को सेवा दे रहे हैं। सर, अगर कोई इसमें आपके जैसा कैरियर बनाना चाहे सपोज, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन जैसे कि कोई इंसान बूढ़ा हो जाता है, आम ये तो इंसान की ही है, तो बुढ़ापे में बहुत सारे पेन होते हैं, खास करके कमर दर्द, पीठ में दर्द, ये उसकी भी ट्रीटमेंट आप अलाइनमेंट करके कर सकते हैं? हाँ, उनकी भी हम लोग ट्रीटमेंट अलाइनमेंट करके कर सकते हैं। यही मैं कह रहा था, जैसा आप बोल रहे हैं कैरियर बनाना, तो कैरियर बनाने के लिए सही वे में अगर कोई कैरियर बनाना चाहता है तो मैं उनको एडवाइस दूंगा कि आप फिजियोथेरेपी कर लो पहले, जी। बीपीटी, बैचलर इन फिजियोथेरेपी, उसके बाद में इस पर आप कैरियर बनाओ तो वो ज़्यादा सही होगा। और मतलब जानने समझने और वो मतलब जो एक होनी चाहिए अनुभव वो मिलेगा और वो अच्छी तरीके से समझ पाएंगे सारी चीज़ों को। लेकिन अभी क्या है कि मतलब क्रैक करना कैरोप्रैक्टिक नहीं है, सारी चीज़ों को समझना ये कैरोप्रैक्टिक है। पहले हम सभी बात कर रहे थे एसिडिटी, पेट संबंधित बहुत सारी बीमारियों के बारे में हम सभी चर्चा कर रहे थे। तो कौन कौन सी बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट आपके यहाँ आकर के लोगों को मिला है, और जो बहुत ज़्यादा खर्चे किए जाते हैं जो मेडिसिन लेने में, टेस्ट कराने में, इलाज के दौरान, उससे बचा जा सकता है? एक कॉमन सी है आज के डेट में, क्या है, एसिडिटी के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। और लोग, एसिडिटी ऐसा बीमारी है कि लोगों को भ्रम पैदा कर देता है, मुझे हुआ क्या है। अगर वो एसिडिटी स्टमक तक है तो लोग को समझ में आता है कि स्टमक में है, मुझे थोड़ा सा मतलब जो भी हो खाना डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, स्टूल जल्दी पास नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन, ये सब। लेकिन वही जब एसिडिटी का प्रेशर जब ऊपर चेस्ट में जाता है तो लोग डर जाते हैं कि मुझे हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। वही एसिडिटी अगर सर तक जाता है, हेडेक वगैरह सब होता है। वो जैसे कि हेडेक क्या है कि वो ऊपर नहीं जाता, उसका एयर प्रेशर जो बनता है ना हमारे स्टमक का, तो वो कहीं ना कहीं हमारे सारे ऑर्गन को अफेक्ट करता है और वो किसी को टच करता है तो पेशेंट अनकम्फर्टेबल फील करता है। तो वैसे क्या है कि हम लोग अभी अपना टाइम छोड़ चुके हैं, सारे अपना टाइम गलत समय में दे रहे हैं, गलत चीज़ों को दे रहे हैं। जबकि हमको समय देना चाहिए खाने पे, समय देना चाहिए बैठने पे, समय देना चाहिए कुछ मतलब अच्छी चीज़ों में। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, भागते भागते खा रहे हैं। अभी देखेंगे हम लोग बैठेंगे घर में, बैठे रहेंगे, टाइम पास करते रहेंगे, जब ऑफिस का टाइम होगा तो भागते भागते जल्दी दो जल्दी खाएं, ऐसे कुछ है। अगर हम लोग अच्छे तरीके से खाएं, जैसे खाने का मतलब है कि अगर हम लोग एक वाला छोटा टुकड़ा मुंह में लेते हैं, चाहे रोटी हो चावल हो, अगर उसको मिनिमम 20 टाइम अगर च्यूइंग करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए बहुत हो। ये रीज़न क्या है, अगर हम मुंह का काम लीवर से करवाएंगे तो दिक्कत है। अगर इसको ऑलरेडी पहले से सलाइवा से मिक्स होकर के पेट में जाएगा तो वो कहीं ना कहीं मतलब वो एसिडिटी बनेगा ही नहीं। और एक बात और, हम लोग पीते पीते क्या है, खाते खाते क्या है, तुरंत पानी पीते हैं, वो कहीं ना कहीं जहर है। जैसे ही हम लोग पेट में खाना खाते हैं, जैसे हमारे किचन में खाना बनता है, वैसे हमारे पेट में भी खाना पचने का वो बनता है। तो उसमें क्या है कि जैसे हम लोगों ने कुछ खाया, खाने के बाद वो पेट में भी अग्नि जलती है। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे खाना खाया, पेट में अग्नि जला, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि डाइजेशन के लिए टाइम नहीं रहता, तुरंत पानी लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जैसे ही पानी डाले वो आग जलेगा नहीं, बुझ जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो खाना पचेगा नहीं, सड़ेगा। उस खाना सड़ने से वो 10 तरीकों की बीमारी, बहुत 150 बीमारियों का जन्म देता है और शरीर में बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम लेकर के आता है। तो ये सब सारी चीज़ों को ध्यान देंगे, खाने और पीना ये एक अहम भूमिका रखता है। पानी पीने का क्या, जैसे खाने का आपने बताया, खाने का कम से कम 45 मिनट्स बाद अगर हम पानी पीते हैं, वो भी पानी बॉटल और ग्लास से पूरा डायरेक्ट नहीं, अगर सिप सिप करके पिएंगे तो बहुत सारा इफेक्टिव होगा बॉडी के लिए। पेट संबंधित हम सभी बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले एक कंट्रोवर्सी भी हुआ था इसको लेकर के, कोई टीचर बिहार के आए हुए थे, विपिन यादव सर बोलकर। हाँ। उन्होंने वीडियो भी पूरा बनाया था आपके ऊपर। उन्होंने क्लियर शब्दों में कहा था कि आपके पास उसका इलाज ही नहीं है, और आपने उनके आँख को उलझा दिया, समथिंग पता नहीं ऐसा कुछ उन्होंने बोला। काफ़ी उन्होंने इसको लेकर के निगेटिव रिव्यू कहा जा सकता है उसको दिया। उस पर आपके क्या विचार है? देखिए उस पर क्या है कि देखिए, पहले तो वो एक अच्छे टीचर हैं जिनको बिहार वाले सुनते हैं, बिहार के सारे बच्चे, बिहार के क्या और पूरा इंडिया के बच्चे देखते हैं उनको, ठीक है। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि जो ये एक मतलब जो र्यूमर होता है, अगर आप सही हैं तो सही चीज़ों को ही दर्शाएं लोगों के बीच में। अगर मुझे आज लोग फॉलो करता है, मेरे पास 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल से वैसे ही चीज़ बनाऊँगा जो लोगों के लिए अच्छा हो, वैसा चीज़ नहीं बनाऊँगा कि गलत लोगों को मिसगाइड करे। सही बात। तो ये रहा बात उनकी ट्रीटमेंट की, तो मेरी उनसे कोई पर्सनली वैसे कोई जान पहचान नहीं थी, वो मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आया।
और मैं किसी को मोबाइल अलाउ भी नहीं करता हूँ अपने चैम्बर में। तो मेरे किसी एक जानने वाला जूनियर जो था मेरे साथ बोला कि सर ये विपिन सर है, बाहर वेट कर रहे हैं। तो हम लोग कौन विपिन सर है? तो मैथ मस्ती के हैं ऐसे, तो मेरे टीचर लोग और जितने भी डिफेंस के लोग आते हैं वो वेट नहीं करते, उनको बुला लो अंदर आए। मुझे बताया कि मैं पिछले 10 सालों से परेशान हूँ, पेट में गैस वैस बनता है, सारा टेस्ट कराया, बहुत डॉक्टर के पास गया, मुझे कोई आराम नहीं मिला। तो मैं बोला कि सर हमारा ट्रीटमेंट जो है विदाउट मेडिसिन है और हम लोग ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैं उनका ट्रीटमेंट का वीडियो बनाया भी था। तो उस बीच में उनका ट्रीटमेंट हुआ, जस्ट लाइक मैं अभी बता रहा था विसरल मैनिपुलेशन इन ऑस्टियोपैथी, वो टेक्निक से मैंने उनका ट्रीटमेंट किया। उस टेक्निक से अभी तक मुझे लगता है कि 5000 पेशेंटों को मैं ट्रीटमेंट कर चुका हूँ। तो 5000 पेशेंट में जिसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं। बहुत सारे मेरे वीडियो आप देखेंगे इंस्टा पे, यूट्यूब पे, रील्स में बहुत सारे मैं वीडियो ऐसे बनाया, किसी को आज तक वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया। फिर मेरी उनसे बात हुई, फिर मैं उनको बोला कि सर ये आपका पुराना प्रॉब्लम है, तो हो सके कि 4-5 बार हमारे टच में आना पड़ेगा और रहना पड़ेगा। कॉमन सी बात है जो मैंने अभी बता रहा था। फिर बोला ठीक है सर। तो मैं उनका जो असिस्टेंट था मेरा पर्सनल नंबर लिया, मैंने उनको दिया कि ठीक है। फिर वो मेरे से बात कुछ ऐसा हुआ नहीं उनसे, डायरेक्ट 1 महीने बाद ऐसा देख रहे कि वीडियो आ रहा है कि एक डॉक्टर है, फेमस डॉक्टर है, डॉक्टर रजनीश का, उसको आप यूट्यूब पर देखे होंगे, 4 मिलियन फॉलोवर है। अरे सर आप टीचर हैं कम से कम थोड़ा अगर मानते हैं, चलिए हम तो आपको मानते हैं कि आप भगवान हैं। अरे आप टीचर, मेरे टीचर नहीं है, किसी और का टीचर है, लेकिन मैं किसी टीचर से ही पढ़ करके आज इस जगह पे आया हूँ। एक सम्मान होता है। हाँ, एक टीचर ही मतलब आईएएस बनाता है और एक टीचर ही चोर बनाता है। तो जैसा एजुकेशन आप लोगों में बांटेंगे वैसे ही लोग एक्सेप्ट करेंगे। अगर लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको देख के पढ़ते हैं, अभी आजकल उनका वीडियो आपने देखा नहीं? वो तो खैर मुझे ये सब कंट्रोवर्सी से मैं अलग रहता हूँ। तो फिर लेकिन फिर मैं इन दिनों उनका वीडियो देखा। लाइन सुन लीजिए मेरा भी। अब वो यूट्यूब पे पढ़ाते सिर्फ नहीं है, अब वो एक पॉलिटिकल रिव्यू भी अपना रखने लगे हैं और कंट्रोवर्सी उनको काफ़ी मतलब प्यारी हो गई है किसी के ऊपर। नहीं तो मैं बस उनका देखा, फिर मुझे ऐसा फील हुआ, किसी ने मुझे बताया भी कि भाई ऐसा नहीं है, देखते हैं कौन वायरल चल रहा है, उसको टारगेट करते हैं ताकि मेरा भी व्यूज़ बढ़े। क्योंकि अगर उनको प्रॉब्लम होती, वो वीडियो अभी पड़ा होगा, वो बनाए होंगे मेरे अगेंस्ट में, तो अब देखना उस पर थंबनेल ऐसा लगाया है कि लोग अट्रैक्टिव होकर के उसको ओपन करेंगे। थंबनेल ऐसा लगाया है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप अपने पेट पे लगाइए ना। कि मुझे जब थंबनेल लगाए तो गर्ल्स के थंबनेल लगाने का क्या मतलब है? क्या मतलब? और जब रहा बात प्रॉब्लम आपको थी, जब आपके पर्सनली मेरी बात हो गई, मैंने आपको अपना नंबर भी दिया, ऐसा कुछ होगा तो बताइए, तो फिर आप 1 महीने बाद बोले कि मेरी अतड़ियाँ उल्टी हो गई थी। सिंपल सी भाषा में मैं बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान के पूरा वर्ल्ड में कहीं भी आप देख लो, अगर आधे घंटे अतड़ियाँ उल्टी हो जाएगी, वो इंसान जिंदा नहीं रहेगा। वो 1 महीना अतड़ी कैसे उल्टा करके रख लिया? 1 महीना जिसकी आंतें फंस जाएगी आपस में, वो आदमी जिंदा रहेगा क्या? सही कहा। आधा घंटा नहीं रहेगा, वो तो 1 महीना बहुत दूर की बात है। फिर लेकिन इसी बीच में पता नहीं मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब पे, उनका एक वीडियो आया। आज से मेरे पास ट्रीटमेंट लेने आए थे 2023 में, अगस्त में या सितंबर में। अब वो 2022 में किसी और डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले चुके थे। उनका मैं वीडियो ये देखा कि मुझे भगवान मिल गए, मैं पेट के दर्द से बहुत परेशान था, ये छोटा डॉक्टर मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे लिए क्या करेगा, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया। मैं आज तक 100 डॉक्टर से मिल चुका था, मैं तो ठीक हो गया इनकी वजह से, इसलिए आप लोग भी इसके पास आइए। ठीक है, जब आपको 1 साल पहले डॉक्टर भगवान मिल चुके थे, आपका पेट की बीमारी दूर हो चुका था, तो फिर मेरे पास क्यों आए? जब मेरे पास आए, वीडियो अलाउ नहीं है तो चोरी छुपके आप वीडियो क्यों बनाए? एक बात होता है। तो फिर जब बातों में जब वो नहीं आ पाए, उनको लगा कि नहीं डॉक्टर रजनीश भाई तो ऑस्टियोपैथी सही में किया है। तो फिर बोला कि हो सकता है कि आपको इस विद्या का नॉलेज है, आपको स्टाफ का नहीं होगा, आपके स्टाफ ने प्रेस किया। जबकि वो खुद जो अपलोड किए हैं आप देखेंगे उस वीडियो में, जब स्टाफ उनका पेट प्रेस कर रही है, उस समय जब पेन होगा तो पेशेंट कहारेगा ना कि हंसेगा, तो वो हंस रहे हैं उस समय। तो कहीं ना कहीं मतलब जानबूझ करके मेरी ये मान सम्मान जो भी है उसको धूमिल करने के लिए प्रोसेस थी बस ऐसा। तो मुझे वैसा कुछ नहीं, मुझे किसी से कुछ नहीं लेना, मैं बस अपना काम करता जाऊँगा, मेरा काम लोगों का जवाब देगा, मैं काम से सबको बोलूँगा, मैं किसी को बोल करके जवाब नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ मैं अपना मैं करना चाहता हूँ। मतलब आप इन्फ्लुएंसर नहीं डॉक्टर हैं, आपको कंट्रोवर्सी से मतलब? मुझे कंट्रोवर्सी से मतलब कुछ नहीं है, बस मुझे जितना मुझे लगता है कि मानव सेवा सबसे बड़ा सेवा है, मैं वो करता हूँ। महीने के हर वो 1 तारीख के मैं 100 पेशेंट भी फ्री करता हूँ, जो कि मेरा फ़ी अगर देखा जाए, जो मेरा फ़ी है 10,000। मेरा अगला सवाल था अभी आपसे। मेरा फ़ी जो है 10,000 है। सब लोग कहते हैं 10,000 है, 10,000 है आज के डेट में। चलो ठीक है, जो भी फ़ी है, कौन सा ऐसा डॉक्टर है जो 10 रुपये छोड़ने वाला है? मुझे बता दो। और मुझे आज के डेट में प्रमोशन की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रमोशन की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो बात है कि अगर मैं प्रमोशन के लिए सारी काम करता मैं, तो 1 तारीख को मैं 100% फ्री नहीं करता। मैं 1 तारीख को 100% फ्री करने का मतलब है 10 लाख रुपीज़, लेकिन मैं फ्री करता हूँ। मैं पेशेंट नहीं देखता हूँ, लेकिन मैं फ्री करता हूँ। रीज़न क्या है?
मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा। और यहाँ तो आप बिहार को ले लो, चलो मैं बिहार में पैदा हुआ हूँ तो बिहार के लिए ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन आप मुंबई जाओ, दिल्ली जाओ, पंजाब जाओ या आप बैंगलोर जाओ, वहाँ पे मुझे लास्ट टाइम मतलब जब इवनिंग होता है जैसे 4-5, तो मुझे लगता है कि पर डे 10 से 20% मैं फ्री करता हूँ, जो मेरे फ़ी पे करने लायक नहीं होते हैं। उन लोग, आप इसको पब्लिकली, अब कोई अगर बोलेगा कि मैं गरीब हूँ तो उसको मैं थोड़ी मानूंगा गरीब हूँ, मुझे लगना चाहिए कि गरीब हूँ। नेडी दिखना तो चाहिए। ये सब मुझे दिखेगा तो मैं करता हूँ, अब ये ओपन करता हूँ, किसी के कहने और कहलाने पे नहीं। तो मुझे मेरे से जितना बनेगा मैं करूँगा, और आने वाले दिन में मैं बिहार के हर एक वो छोटे शहर, छोटे गांव में मेरा वो कैंप होगा लोगों के लिए। जितने लोगों को मैं ट्रीट कर पाऊँगा हमारा टीम करेगा, और जितने लोग को नहीं कर पाएगा उसको हम लोग अवेयरनेस कैंप के थ्रू समझाएंगे कि ये बीमारी नहीं है, इससे डरिए नहीं, इससे हम लोग ऐसे बच सकते हैं। तो इस पर मैं कर रहा हूँ, और ये मेरा स्टार्ट भी हो जाएगा अगले ये बरसात के बाद। बहुत अच्छा लगा ये सुन करके कि आप इतना सोच रहे हैं विशेष बिहार के बारे में। बहुत सारे सुपर स्टार्स का भी आपने ट्रीटमेंट किया है, खासकर भोजपुरी जो भी सुपर स्टार्स हैं, जिसमें खेसारी लाल में फ़ोटो लगा हुआ था, मैंने देखा खेसारी लाल यादव जी, काजल रघवानी, फिर स्मृति सिन्हा, बहुत सारे अभी कुछ गायक भी आपके पास आए हुए थे, मैंने वीडियोज़ आपके अभी रिसर्च कर रहा था तो देखा। और पॉलिटिशियंस के भी आप स्वयं लालू प्रसाद यादव जी के ही आपने ट्रीटमेंट किया है। सर उनसे कैसे आपसे मुलाकात होती है और क्या बातचीत आपसे होती होगी जब उनसे मिलते होंगे तो? देखिए क्या है कि ये प्रॉब्लम है, और पेन किसी को भी हो सकता है, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे महलों में रहने वाला हो। तो हमारे ये सारे से इंटेंशन कुछ ऐसा नहीं होता है कि कुछ मतलब ख़ास, मुझे यही रहता है कि मेरे पास एक पेशेंट है और मैं डॉक्टर हूँ और इनको ठीक करना है। और किसी ना कहीं मतलब वो लोग डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्टली उन लोग से कंसल्ट होता है, संपर्क होता है, उनके पीए हो चाहे उनके जानने वाले, उनका फ्रेंड सर्किल हो, ऐसा ऐसा है, उनसे इनको ये प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम है तो बहुत सारे ऐसे कंडीशन में वो लोग मेरे पास भी आ जाते हैं, तो कभी कभी मुझे भी जाना होता है। तो बस मेरा यही है कि बस किसी तरह बस उनको राहत दो और मैं पेन फ्री करूँ, जी होता है। सही है, और उससे उनको फ़ायदा भी होता है। फिर दोबारा कौन-कौन विज़िट किया आपके पास उनमें से? मेरे पास जो एक बार आया वो दोबारा मेरे टच में ही रहा हमेशा। सर मेरे पास कहीं कोई दोबारा गया ही नहीं, जो आया वो दोबारा फिर गया ही नहीं। और लालू यादव जी से आपको बोलना चाहिए था कि बिहार में कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि आप जैसे और भी डॉक्टर आएँ सामने और नहीं, वो तो खैर मेरी बात हुई थी और वो काफ़ी सपोर्टिव भी हैं, जी। और इस चीज़ को भी उन्होंने बोला भी था कि इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए हमारे बिहार को, और हम ऐसे-ऐसे डॉक्टरों के साथ हैं। वो भी कहा, जैसे लालू यादव जी हो गए, तेजस्वी यादव जी हो गए, आपके अशोक चौधरी जी हो गए, आपके और भी आपके ये क्या कहते हैं सम्राट चौधरी जी, उनको भी मैंने ट्रीटमेंट दिया। वो भी बोले कि नहीं ऐसा कुछ है तो मतलब बिहार को इसके बारे में सोचना चाहिए। आपके 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 ये सीनियर जो आईएएस ये प्रत्यय अमृत सर हैं, उनकी मतलब कभी-कभी उनके बेटा ट्रीटमेंट लेते हैं जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। तो जो लोग जानता है कि ट्रीटमेंट क्या है तो सारे लोग लेते हैं। तो उन लोग को ये मतलब चाहत है कि इसको मतलब हम लोग स्प्रेड करें, थोड़ा सा बिहार में फैलाएं लोगों तक, कि सब लोग जाने कि ये ट्रीटमेंट क्या है। लेकिन वो लोग अपने एंड से जितना मुझे हेल्प करना होता है वो लोग करते हैं कि ये मतलब आगे इस ट्रीटमेंट को बढ़ाया जाए। मतलब ये मतलब एक बेसिकली मेरे लिए नहीं, उन लोगों के लिए जो इस दर्द से पीड़ित है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं किससे क्या करें, जो डर रहे हैं, उन लोगों तक एक सिंपल वर्ड भाषा में मैसेज कैसे जाए, संदेश कैसे जाए कि ये डरने की नहीं, इसको आराम से हम लोग साइड कर सकते हैं। पीछे देख रहा हूँ सत्य साई की फ़ोटो आप लगाई है, श्री सत्य साई की। हाँ जी जी। उनको लेकर के क्या आस्था है? क्योंकि देखिए एक ही फ़ोटो मुझे दिख रही है, खासकर किसी भगवान की या फिर किसी संत की। हाँ, नहीं मतलब इनसे मुझे बहुत कुछ सीख मिली है, इनके लाइफ से, इनके सारे चीज़ों से। मैं विजिट किया था इनके आश्रम में मतलब बहुत पहले ही 2016 या 17 में। तो वहाँ विजिट करने के बाद मैं लोगों को देखा, श्रद्धा भाव, बिना श्रद्धा बिना मतलब बिना कोई स्वार्थ से लोगों को हेल्प कर रहे हैं। मतलब सबको, जो मैं पहले बताया था कि मानव सेवा सबसे बड़ा सेवा, तो मैं यहीं से सीखा। और क्या करना नया करना सब तो ही रह जाएगा, बाकी जो नीड है वो तो चाहिए ही चाहिए इंसान को। जब ये धरती पे आए हैं, दुनिया में जीना है तो खाने के लिए अन्न तो चाहिए, सोने के लिए रूम तो चाहिए, ये तो है। लेकिन इसके बाद भी कुछ होता है। तो किसी को जब तक अगर आप आइडियल नहीं मानोगे, किसी को गुरु नहीं बनाओगे, तो अपना ज्ञान अधूरा ही रहता है। तो किसी को अपने लाइफ में मानना पड़ेगा कि उन्होंने क्या किया, तो कोई किसी का कोई अपना संदेश होता है सीखने का। तो मैं इनके लाइफ से और इनके सारी चीज़ों से मैं बहुत कुछ सीखा, और मैं कोशिश करता हूँ, मैं तो इनके जीरो भी नहीं हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी बहुत कर लूँ लोगों के लिए, तो वो बड़ी चीज़। बिहार में इसकी ज़रूरत भी है एक्चुअल में। बहुत अच्छा लगा। क्रिकेट से रिलेटेड किसी का ट्रीटमेंट आपने किया है कि नहीं, किसी क्रिकेटर का? क्रिकेट से रिलेटेड अभी उस टाइप से मेरे साथ वैसे है नहीं, बाकी स्टेट लेवल है सब लोग मतलब ले ट्रीटमेंट, लेकिन नेशनल वाले अभी मतलब मैं किसी को ट्रीट नहीं किया। अब फाइनली समरी हम लोग ले लेते हैं इस वीडियो के लिए। कौन कौन से इलाज आपने अभी तक सक्सेसफुली किया है, किस किस बीमारी के, स्पॉन्डिलाइटिस रिलेटेड जो भी है? हाँ, जो आपके देखिए, जो अभी लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, माइग्रेन,
डिजीनेस, उसके बाद में आपका इंडाइजेशन, गैसेस, एसिडिटी, सीपी चाइल्ड सेरिब्रल पाल्सी, बच्चे जो आप देखे होंगे इन दिनों जो बर्थ के टाइम में एबनॉर्मल होते हैं, सिटिंग वो बैठ नहीं पाते हैं, मुंह से लार टपकाते हैं, बैठने में प्रॉब्लम होता है, नेक डाउन करते हैं। वैसे वैसे बहुत सारे बच्चों को भी मैंने ठीक किया। एंग्लोजिंग जो सारे होप जो सारे छोड़ चुके थे वो लोग भी आज बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं, और वो मतलब हमारे ट्रीटमेंट से हैप्पी हैं। इनफैक्ट आपका इंसान तो दूर की बात, राज ठाकरे जी का डॉग भी आया था पिछले टाइम हमारे मुंबई सेंटर पे, इंदौर से भी गया था लोग, बहुत एक दो डॉग लेकर के, वो लोग को भी मैं ट्रीटमेंट दिया, वो लोग मतलब एनिमल भी ठीक हुआ। तो ये सब सारी मतलब अच्छा लगता है। तो बच्चों वाली जो बात है उसको थोड़ा और एक बार बताइए मेरे को कि जो बच्चे आज बैठ नहीं पा रहे हैं या हाँ, फिर जिसको हम लोग सेरिब्रल पाल्सी बोलते हैं, सीपी चाइल्ड, इसको डॉक्टर बोलता है अब इसको लाइफ टाइम ऐसे ही रहना, अब ये कुछ नहीं हो सकता है इसका। तो उसमें फिजियोथेरेपी और ये कैरोप्रैक्टिक एक अहम रोल रखता है। जो जो कहीं कहीं जो पार्ट क्या होता है, टाइट हो जाता है, जहाँ स्पाज़्म में होता है टाइट हो जाता है, तो हम लोग उस पार्ट को रिलीज़ कर देते हैं। ब्रेन पे तो चलो एक्टिव हम लोग काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जॉइंट्स और मसल्स पे हम लोग काम करते हैं, और उसको बहुत ईजिली हम लोग हैंडल करते हैं। बहुत सारे बच्चे रिकवर भी हुए हैं। समय लगता होगा? समय लगता है उसमें सर। क्या होता है कि उस वैसे बच्चों को मैं 2-3 बार फी लेता हूँ, बाकी लाइफ टाइम के लिए फ्री कर देता हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात क्योंकि है। उन लोग को 50, 60, 100 बार भी आना पड़ता है, बाकी टाइम के लिए मैं फ्री कर देता हूँ। बहुत अच्छी बात है। आपका एक बार का फर्स्ट टाइम विजिट 10,000? 10,000 कंटिन्यू 10,000 ही है, जितना विजिट करेंगे 10,000 ही। लेकिन बच्चों को मैं जब बच्चे जो भी हों वो 3 टाइम के बाद में उनका जैसे देखता हूँ क्या है, कैसे कंडीशन क्या है, और किसी को 50%, किसी को 100% ही फ्री, जो जैसे मतलब लगता है मुझे पे करना नहीं कर पे पाएंगे, और ट्रीटमेंट ज़रूरी है तो मैं फ़ी कोई मेरे लिए मायने नहीं रखता है। फिर ट्रीटमेंट किसी का अधूरा नहीं होना चाहिए। मतलब वो जब कैलकुलेट लोग करते हैं कि 10 बार विजिट करना हुआ तो 1 लाख रुपया मुझे लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके चार्ज होते हैं वो लेते हैं और उसमें कुछ डिस्काउंट भी देते हैं। हाँ, मतलब वो कंडीशन होता है कि किसके ऊपर क्या है। अगर मेरे पास गरीब है, नहीं दे सकता, उसको 10-10 रुपये भी नहीं लेते, इनफैक्ट जाने के लिए किराया भी दे देते हैं। ये बात सबको सीखनी भी चाहिए पूरे बिहार में। अच्छा लगा आपसे बात करके। एक बार कैरियर पे थोड़ा एक बार और क्लियर कर दीजिए। कोई अगर आपके जैसा डॉक्टर बनना चाहे, जैसे मैंने देखा आप एक गरीब परिवार से उठे हुए हैं और आज मुझे लग रहा है कि पर डे आपके लाख में इनकम होगी, जैसे मैं देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट। बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल रहा हूँ। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है खास करके यहाँ के लोगों के लिए, जिस तरीके से आपने उठ करके ये काम किया। कैसे जैसे फिजियोथेरेपी हमने किया, फिजियोथेरेपी के बाद हमें क्या करना चाहिए? फिजियोथेरेपी के बाद मैंने बताया कि जैसे कि अभी इंडिया में अभी एक ही कॉलेज है आपके, ये ऑस्टियोपैथी का, ये श्री श्री रविशंकर जी महाराज का, भुवनेश्वर में, कटक में, ये उड़ीसा के कटक में। तो वहाँ वो ट्राई कर सकते हैं। तो वहाँ उन लोग के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा, और अच्छा वो लोग वर्क भी करेंगे, क्योंकि अभी सारे जो समय जो आ रहा है वो सब लोग मेडिसिन से दूर भागना चाहते हैं। और कोई ऐसा घर, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ किसी को पेन नहीं हो, चाहे मैं हूँ, कोई हो, सबको कहीं ना कहीं पेन है। तो कहीं ना कहीं हम लोग पेन के लिए मेडिसिन लेते हैं, छोटी भी पेन के लिए मेडिसिन। तो मेडिसिन कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो उसके लिए बस मैं बताऊँगा कि फिजियोथेरेपी सबसे पहले, उसके बाद में बैचलर डिग्रीज करने के बाद में उसके बाद ये ऑप्शन चूज करेंगे अब उनको करना है कि ऑस्टियोपैथी या कैरोप्रैक्टिक, और जिसमें वो इंटरेस्टेड है उसके हिसाब से वो लोग कोर्स कर सकते हैं। और सही लगभग खर्चा कितना आता होगा उसमें अगर खर्चा वहाँ अगर जा कर के करते हैं, अगर आउट ऑफ कंट्री जैसे कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, या आपका इंग्लैंड हो गया, तो ये सब जगहों पे अगर जाकर करते हैं तो मुझे लगता है कि 2 इयर्स का डिप्लोमा कोर्सेज के मिनिमम होगा तो 60 से 70 लाख रुपए ऐसे हो गए फिजियोथेरेपी के बाद। ये काम परिवार के लिए इतना आसान भी नहीं है। आसान भी नहीं है, तो लेकिन सर है ना सर, जो आप पढ़ना चाहता है उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन भी तो गवर्नमेंट हमारे देते हैं ना। लोन्स भी हैं, जब तक आप पढ़ो ऐसे, मतलब मिनिमम रेट्स पे एजुकेशन लोन है, उसके बाद पढ़ करके अपना करियर, मतलब ज़िंदगी में कुछ करना है तो किसी को देख करके नहीं कि मुझे भी ये करना है। अगर आप सक्षम हो, आप उस गोल को अचीव कर सकते हो तो आप करो, नहीं तो आप ये नहीं। और इंसान से बड़ा कोई चीज़ है भी नहीं। अगर आप सोच लो कि मुझे ये करना है, उसको लेकर के उसको लेकर के चलो, तो एक दिन करना ही है। बस अपने काम को पैशन बनाओ, अपने काम से इरिटेट मत हो, मुझे ये नहीं करना है। उस काम को हंसते हंसते करो आप, उस पढ़ाई को हंसते हंसते करो आप, फिर वो कैसे समय निकलेगा पता नहीं चलेगा। तो ये सब सारी ठीक है आपने। और बैक टू नेचर आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, वो स्लोगन कहाँ से लिया आपने या फिर बैक टू नेचर, मुझे ऐसा लगा कि लोग मेडिसिन खाते हैं, परेशान होते हैं, बैक टू नेचर क्यों ना हम लोग प्रकृति की तरफ फिर से चलते हैं। तो वही मुझे लगा कि बिना मेडिसिन को ठीक करो और प्रकृति की तरफ, ये नेचर की तरफ हम लोग फिर से रिटर्न हो। तो फिर यही मुझे लगा कि नहीं, ये बैक टू नेचर मेरे लिए सही रहेगा। आपके ट्रीटमेंट का कोई साइड इफेक्ट? मेरे ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट अभी तक तो किसी को, मतलब मैंने देखा नहीं, सुना नहीं, कभी ऐसा कुछ आया नहीं। बस वो फर्स्ट टाइम जो आप बता रहे थे अपने लाइफ का, वो मेरा फर्स्ट केस था और कुछ नहीं था। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
और हम चाहेंगे 1 तारीख वाला जो आपका है जिसमें आप 100 लोगों को फ्री ट्रीटमेंट देते हैं, उसका क्या आपका रहेगा? उसका सर अपॉइंटमेंट बुक कराना होता है हमारे क्लिनिक पे आकर के, फ़ोन पे नहीं होता है, क्योंकि फ़ोन पे कोई भी कहीं से भी बुक कर लेता है। तो अपॉइंटमेंट लेके लिए हमारे क्लिनिक पे आते हैं, यहाँ अपना बुक कराते हैं, वो ट्रीटमेंट फिर होता है। और अगर फर्स्ट डे का उनको आपने फ्री दिया तो क्या उनका लाइफ टाइम फ्री ही रहता है, फिर आगे चार्ज करते हैं? हाँ, फिर उसके बाद नहीं, जब वो ट्रीटमेंट लिए 1 तारीख को, तो बहुत सारे ऐसा है कि 1-2 बार उनको आना होता है, तो फिर अगले महीने ऐसे करके अपना ट्रीटमेंट उनका खत्म हो गया। नहीं तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि अपना एक ट्रीटमेंट लिया, उसमें ठीक हो गया, चले गए, तो ऐसा कुछ होता है। आप जो कर रहे हैं, जो आपने इतना देर टाइम दे कर के लोगों के लिए सोचा, तो आप लोग का ये बहुत बड़ा अहम रोल है। क्योंकि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या एक रूम के अंदर ही हैं। उस रूम के अंदर की सारी बातों को पब्लिक तक कैसे पहुँचाना है, तो ये मतलब हमसे तो ज़्यादा अच्छा वर्क आप लोग कर रहे हैं। क्योंकि लोगों को तक आप ये मैसेज पहुँचा रहे हैं कि ये ट्रीटमेंट ऐसे है। आप जो अगर देखा जाए, लोग अगर मतलब कहीं न कहीं आपके ये वीडियो के थ्रू जितने लोगों तक पहुँचेगा, तो उनके तक ये मैसेज जाएगा, जो कि टेंशन में है कि मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, अब मुझे कुछ बड़ा बीमारी होने वाला है। लेकिन वो ये देखेंगे तो काफ़ी वो रिलैक्स हो जाएँगे कि इससे कोई डरना नहीं है, इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं और ईज़िली बिना हमसे मिले भी ठीक कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज़ेज़ के द्वारा भी। और वो भी मैं आकर के सारा एक-एक डिज़ीज़ पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, जो सेल्फ एक्सरसाइज़ से भी ठीक कर सकते हैं। तो आपको बहुत-बहुत शुक्रिया, जो आप इतने लगन और मेहनत से सब सारी चीज़ों को गाँव-गाँव तक पहुँचा रहे हैं। तो सैल्यूट है आपको। आप ऐसे ही आगे आप करते रहें और लोगों तक पहुँचाते रहें। धन्यवाद सर।